हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स अनअकैडमी की एक पहल है। यूपी पीसीएस का जो वर्तमान पैटर्न चेंज हुआ है, यानी कि जो वर्तमान पैटर्न यानी यूपीएससी के पैटर्न पर जो अब एग्जाम हो, मतलब आपके कंडक्ट हो रहे हैं। 2018 का मेंस हुआ, अब इसके पश्चात 19 का होगा और इसके पश्चात यही प्रक्रिया आगे भी चलती चलेगी। तो उसी को समर्पित ये चैनल है जिसमें नए पैटर्न पर हम लोग बेहतर ढंग से आपको तैयारी करा सकें, और इन्हीं सब उद्देश्यों के तहत मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ इस चैनल पर एक एजुकेटर के रूप में। और हम लोग बातचीत कर रहे थे इस बीच अपनी क्लासेस जो भी चल रही यूट्यूब पे, यानी इथिक्स पे, इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, आपका जीएस प्रश्न पत्र 4 बाइलिंगुअल क्लासेस यहां पर मैं लूंगा। और हमारा जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है वहां पर भी आप मुझसे यह कोर्स विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। तो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड हम लोगों की यूनिट चल रही थी, और अब मैं डेली सुबह 7 बजे ही आऊंगा क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा था। और अब यानी होली के जस्ट बाद से आपके समक्ष में रेगुलर उपस्थित रहूंगा बिना किसी गैप के। एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड यूनिट 1 याद रखेगा, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। यानी यूनिट का मतलब होता है कि ये सिलेबस को मैंने यूनिट का नाम दिया है, यूपीएससी ने कोई यूनिट का नाम नहीं दिया, ये मैंने आपके लिए दिया है, कि यानी कि जिससे आपको पता लगे कि यूनिट 1 हो गई, यूनिट 2 हो गई, इजी के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस पेपर 4 में क्या पढ़ेंगे, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। बाइलिंगुअल होगा, मैंने पहले बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए चलते हैं। चलने से पहले मेरे बारे में कुछ परिचय हो जाए। मैं एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर हूं, आईएएस का इंटरव्यू मैं दिया हूं। इसके अलावा मैं एडिटर इन चीफ अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का जो है एडिटर इन चीफ हूं। इसके अलावा मैं दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान मुखर्जी नगर में उसका डायरेक्टर हूं। इसके अलावा मैं एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट के रूप में काम करता हूं दिल्ली गवर्नमेंट में, और 20 इयर्स सीएससी सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस मेरा रहा है। 10 वर्ष मैंने तैयारी करी और 10 वर्ष का मेरा पढ़ाने का अनुभव है। इसके अलावा मैं अनअकैडमी के ही चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी का एजुकेटर हूं, जहां पर आप मुझे सुबह डेली 10 बजे कैच कर सकते हैं द हिंदू की क्लास में, याद रखिएगा। और द हिंदू की क्लास में सुबह 10 बजे, और भी बहुत से कोर्स में वहां लेता हूं, लेकिन आप मुझे सुबह द हिंदू में वहां पर कैच कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जो भी इंटरलिंकिंग क्वालिटी होती है मुख्य परीक्षा की, वो मैं यहां पर सिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये देख सकते हैं आप 12 मार्च से 7 PM ऑन अनअकैडमी कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है। पहला कोर्स है ये, कोर्स ऑन एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर यूपी पीसीएस। एसके लाइव कोड से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एसके लाइव कोड क्या है? मेरा कोड है, यानी अगर आप एथिक्स की कोचिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं। कोर्स ऑन एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड फॉर यूपी पीसीएस, ये कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ। आप कैसे इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं याद रखिएगा, तो आइए बताते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको अपने फोन में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके पश्चात आप जब उसमें कोर्सेज में जाएंगे तो ये आपको यूपीपीएससी ये कैटेगरी आएगी, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, याद रखिएगा। यानी आप सब्सक्रिप्शन यहां पर 1 वर्ष का या 2 वर्ष का, जो भी आप लेना चाहें, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसके लाइव कोड ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो आप लोग एडमिशन लें और मेरे साथ आप बाइलिंगुअल मतलब एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड पर अच्छी तैयारी करें। बाइलिंगुअल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोग देखिएगा कि जैसे अगर हम जैसे हिंदी मीडियम से भी हैं, जरा आप सोचिएगा, यूपीएससी आप लोग एक बार खुद चेक करिएगा मेरी इस बात को कि बाइलिंगुअल देखना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि ये लोग इंग्लिश के ट्रांसलेशन को ही नंबर 1 पे मानते हैं, हिंदी का ट्रांसलेशन नंबर, यानी कि वरीयता इंग्लिश के ट्रांसलेशन को। सिलेबस आप यूपीएससी का चेक करिएगा, जो एटीट्यूड सिलेबस में लिखा है, एटीट्यूड अभिवृत्ति, तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ सामाजिक प्रभाव और धारणा, प्लीज चेक करिएगा। और जो है इंग्लिश में लिखा हुआ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन,
अब देखिए, परसुएशन को हिंदी में लिखा गया धारणा, जबकि परसुएशन प्रोत्साहन है। धारणा तो पहले से हमारी बनी हुई चीज है, जैसे हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा लिंग क्या है, इस प्रकार की। तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन, मतलब जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हमें आना चाहिए अगर आप वाकई में रैंक लगाना चाहते हैं, सो ऑन, बहुत सी चीजें करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यूनिट 1, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, मानवीय सहसंबंध और नीति शास्त्र। एथिक्स, एथिक्स एक सब्जेक्ट, विषय, उसका मानव के जीवन से, ह्यूमन लाइफ से किस प्रकार का संबंध है, तो आज हम ये थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको सीखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ द टर्म एथिक्स, नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, और उस उत्पत्ति से ही हम समझ पाएंगे कि उसका ह्यूमन इंटरफेस किस प्रकार से, यानी ह्यूमन यानी कि मानव से उसका संबंध कैसा है। याद रखिएगा, नीति शास्त्र एक सब्जेक्ट है, यह चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो ओरिजिन ऑफ द टर्म एथिक्स, नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति को अब हम देखने जा रहे हैं। और देख सकते हैं यूनिट 1 आपके सामने है, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, उत्पत्ति, ओरिजिन। तो याद रखिएगा, नीति शास्त्र शब्द जो है उसका इंग्लिश में का जो पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, वो क्या है? एथिक्स। यह एथिक्स शब्द जो ग्रीक वर्ड मतलब टर्मिनोलॉजी है, यूनानी शब्द है, एथिका से निकला है। किससे निकला है? एथिका से। और यह जो एथिका है उसी भाषा, यूनानी भाषा के ही शब्द एथोस से निकला है। एथोस, याद रखेगा, नीति शास्त्र जिसका पर्यायवाची एथिक्स है, वह इसी भाषा के शब्द एथिका, वह यूनानी भाषा के शब्द एथिका, और याद रखिएगा, और यह जो एथिका है वह भी यूनानी भाषा के ही एक अन्य शब्द एथोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है, जिसकी मीनिंग है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी क्या है? हमारे परंपरा और रीति रिवाज। याद रखिएगा। तो ये चीज क्या दिखाता है? यहां हमने क्या पढ़ा, यानी कि हमने शाब्दिक उत्पत्ति के माध्यम से, यानी कि ओरिजिन ऑफ द एथिक्स वर्ड, और उसको ध्यान में रखते हुए यह पढ़ा कि नीति शास्त्र अपने शब्द के अर्थ में, याद रखेगा, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं से जुड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा क्या? जैसे आप लोग या हम लोग, सभी लोग, कि भाई शुरू से हमें स्कूलों में, हमारे घरों में बड़ों का आदर करना चाहिए। याद रखिएगा, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, बुरी आदतों से बचना चाहिए। चाहिए, ought to, याद रखिएगा, चाहिए, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए। याद रखिएगा, ये सब कुछ कंडीशन, ought to बोलते हैं इसे इंग्लिश में, OUGHT, चाहिए। याद रखिएगा, चाहिए, यानी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस हम पढ़ने चाह रहे हैं, तो ought to आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आंसर में आप हमेशा चाहिए, क्योंकि एथिक्स क्या है? वह आपकी, मतलब जैसे होता ना कि वो बाध्यकारी नहीं है, नैतिकता, यानी एक कानून और एक नैतिकता में अंतर क्या है? जो लॉ होता है, जो रूल्स होता है, जो रेगुलेशंस होता है, यानी जो विधि है, नियम है, विनियम है, वो आपके ऊपर बाध्यकारी, अगर आप नहीं करते हैं, याद रखिएगा, अगर आप उसका अनुपालन नहीं करते, मान लीजिए आप रेड लाइट पे जा रहे हैं, रूल क्या है कि आपको जब रेड लाइट हो तो रुकना है, लेकिन अगर आप जंप करते हैं रेड लाइट, तो क्या होगा? आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहां पर क्या है, यानी कि जब भी आप लॉ का वायलेशन करेंगे, आप रूल्स का करेंगे, रेगुलेशंस का करेंगे, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, और उस पनिशमेंट के डर से आप क्या करते हैं, जब लॉ का अनुपालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना कर्म कर रहे होते हैं, यानी आप अपना कर्म अच्छे ढंग से कर रहे होते हैं। लेकिन वो क्या है? वो ऊपर से डाला गया, वो बाध्यकारी है, आपको करना। एथिक्स क्या है? एथिक्स क्या है? ये आपका जैसे सेल्फ मोटिवेशन होता है। एथिक्स क्या है? यानी इंस्पिरेशनल सिस्टम आपका होता है, यानी ये क्या होता है? बाध्यकारी नहीं, ये आपको इंस्पायर करता है कि भाई, कि कंट्री, टाइम, स्पेस, जहां पर भी आए, यानी सिचुएशन, टाइम, कंट्री, आप कहीं भी, किसी भी, यानी देश काल परिस्थिति में आप जैसे भी हो, आपको मीन्स एंड एंड्स, साधन एवं साध्य के मध्य का जो एक प्योर रिलेशन, एक पवित्र संबंध होता है, उसको ध्यान रखना, यानी कि गलत उपकरणों के द्वारा, गलत मार्ग के द्वारा किसी, मतलब अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचना, यानी कि अनुचित कर्म के द्वारा आपको अपना टारगेट नहीं प्राप्त करना। तो याद रखिएगा,
तो जो नीति शास्त्र है वो लॉ से इसी मामले में अलग है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, यानी आपको आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं, आपको करना ही चाहिए, यानी देश काल परिस्थिति में आपको करना ही चाहिए। तो ये जो चाहिए का भाव होता है यह नीति शास्त्र है। और मानव संबंध का मतलब क्या होता है कि आपको अपने जीवन में, जैसे ह्यूमन इंटरफेस का मतलब क्या होता है, मेरा और आपका इंटरफेस यानी चेहरा हमारा, ऐसा अगर हम मान लें तो याद रखिएगा मैं और आप, हम सब क्या है, एक निजी पर्सनालिटी भी है, यानी कि क्या है, हमारा एक निजी जीवन है जिसमें हमारा घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्त हैं, हित मित्र हैं। एक हमारा पब्लिक लाइफ है, सार्वजनिक जीवन है। और सार्वजनिक जीवन में आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप पीसीएस में सिलेक्ट होने के बाद एसडीएम, डीएसपी सब कुछ हो सकते हैं। तो याद रखिएगा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस यहां हम जो देखने जा रहे हैं उसमें जो मैं बातचीत करने जा रहा हूं यही है कि मतलब आपकी प्राइवेट लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, याद रखिएगा दोनों जगह हमें क्या करना है, एथिक्स यानी एथिकल वैल्यूज के साथ चलना है, एथिकल नैतिक मूल्यों के साथ चलना है। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं, चलना है। और चलना कैसे, आपकी स्वेच्छा, यानी आप स्वयं, आपके सामने परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन आप स्वयं एथिकल वैल्यूज के साथ ही चले। और इसी के बारे में एथिक्स में हमको पढ़ना है, याद रखिएगा। और यही आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। तो चाहिए बताने के लिए मैंने कहा कि ये प्रेरित होता है, ये बाध्यकारी नहीं होता एथिक्स। और रीति रिवाज, तो रीति रिवाज भी हम लोगों ने समझा, याद रखिएगा रीति रिवाज भी हम लोगों ने समझा यहां पे। और आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, तो जैसे द्वितीय शिलालेख में अशोक का, मौर्य शासक अशोक, अगर हम ये कस्टम्स रीति रिवाज को समझें तो द्वितीय शिलालेख में अशोक अपने धम्म के, आपको पता होगा अशोक अपने धम्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अशोक अपने धम्मा में, याद रखिएगा सेकंड अपने शिलालेख में एक प्रश्न करता है, संस्कृत में है तो उसको ऐसे कियम चु धम्मे, यानी धम्म क्या है। तो वो जो धम्म की डेफिनेशन देता है वो क्या है, वो हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में बात करता है। वो कहता है अपा सिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे साधवे माधवे चा। अपा सिन्वे अल्पपा, बहुकयाने बहुतों का कल्याण, दया दाने, दया आप सबको पता है मर्शी, दाने यानी दान करना, सचे यानी सत्य, सोचे यानी सोचना। तो अपा सिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे साधवे, साधुता यानी कि आपको क्या सज्जन होना है, मृदुता आपको हमेशा मीठी बाणी बोलनी। ये सब हमारे कस्टम्स है, ये हमारे ट्रेडिशंस है। क्लियर है। तो यानी ट्रेडिशनली अगर इथिक्स को हम उसकी शाब्दिक यानी इथिक्स की ओरिजिन को अगर उसके वर्ड के साथ हम कंपेयर करेंगे तो आज का इंग्लिश यूनानी भाषा के शब्द किससे, एथिका और एथोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। इसका मतलब है कि ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे तो इथिक्स इज इक्वल टू कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। याद रखिएगा पहली चीज ये। पर स्वाभाविक है, याद रखिएगा कि क्या हम इसे केवल कस्टम एंड ट्रेडिशन भी मान सकते हैं? जी नहीं। जिस प्रकार से आज आप भौतिक विज्ञान, आप जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और ऐसे ही सौंदर्य विज्ञान बहुत कुछ आप पढ़ते हैं, वैसे ही आज जो है नीति शास्त्र क्या है, अब एक विज्ञान बन चुका है और इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव साइंस, NORMATIVE। क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव साइंस इसे बोलते हैं। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या हो गया? नॉर्मेटिव साइंस की मानकीय विज्ञान। क्या बोलते हैं हिंदी में? मानकीय विज्ञान। याद रखिएगा क्या बोलेंगे? मानकीय विज्ञान। मानकीय विज्ञान का मतलब क्या होता है? मानकीय में नॉर्म्स, नॉर्मेटिव में क्या लिखा है? नॉर्म्स, और हिंदी में क्या है? मानक। तो यानी मानक का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड स्केल। आप 6 फीट के, आप 5 फीट के, आप 3 फीट के, यानी कोई मापक, गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं, गेहुआ रंग है, समझ रहे ना? तो मानक यानी ऐसे ही जैसे ये विशेषताएं शारीरिक हो गई, वैसे ही आपके आचरण की भी, आपके बिहेवियर की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। याद रखिएगा। और उन विशेषताओं को मापने के लिए ही नीति शास्त्र को आधुनिक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? नॉर्मेटिव साइंस। यानी आपके कर्मों का कुछ मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा कि आपने देश काल परिस्थिति, टाइम, सिचुएशन
और आपका जो साधन और साध्य मीन्स एंड एंड्स का जो आपने इस्तेमाल किया अपने साध्य की प्राप्ति के लिए, जो आपने मीन्स यानी साधन अपनाए, तो वो कहां तक सही रहे, तो आपके कर्मों का मूल्यांकन कुछ मानकों के आधार पर होगा। दैट्स कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस। वो मानक क्या होंगे? मानक क्या होंगे? तो सबसे बड़ा मानक है ह्यूमन वेलफेयर, यानी आपने क्या अपने स्वार्थ के लिए किया या आपने ऐसा किया कि उससे 50 लोगों का भला हुआ, आपका भले नुकसान हुआ। तो नॉर्मेटिव साइंस यही है, आपके कर्मों का मूल्यांकन कुछ मानकों के आधार पर। और उस मानक में क्या है? ह्यूमन वेलफेयर। उस मानक में क्या है? यानी कि जो गुड है उसकी स्थापना, उस मानक में जो राइट है उसकी स्थापना, उस मानक में जो आपने एंड्स यानी अपने साध्य की प्राप्ति के लिए जो मीन्स आपने साधन अपनाए, वह किस प्रकार का रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं साध्य है गरीबों की सेवा करना और आपने जो है साधन के रूप में डकैती करी कहीं पे और एक स्वर्णकार के यहां से सोना लूट करके और आप गरीबों में बांट रहे हैं, तो आपका साध्य तो अच्छा पर साधन अच्छा नहीं। इसका मतलब कि आपका कर्म नॉर्मेटिव साइंस एथिक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका कर्म रॉन्ग हो जाएगा। आप गुड के बजाय बैड के साथ अपने आप को आगे लेकर के चल रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये अभी हल्का हल्का हम लोग समझ रहे हैं। डीपेंड क्लास मैं जो अपनी प्लस पे लेता हूं वहां सब आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो नीति शास्त्र तथा मानवीय एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, देखिए क्या है, कुछ बातें याद रखिएगा। डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड आइडियल साइंस, यानी नीति शास्त्र क्या है? ये मानकीय और आदर्श मूल्य विज्ञान है। मानकीय मैंने बता ही दिया, नॉर्मेटिव, ठीक है ना, क्लियर है? क्या है? स्टैंडर्ड यानी मापना है, आपके कर्म को मापना है कि आपने कहां तक सही किया, कहां तक गलत किया, याद रखिएगा। अगला क्या है? बाय इम्पार्शियली एंड सिस्टमेटिकली कंसीडरिंग ह्यूमन कंडक्ट और वॉलंटरी एक्शंस, यानी मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करता है। याद रखिएगा क्या करता है? निष्पक्ष यानी कि आपके आचरण पर। आचरण अभी जो मैंने बताया कि आप कोई टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने उसके लिए कोई एक्शन किया, कोई काम किया, तो उस एक्शन उस काम का एवोल्यूशन यहां पर होने वाला है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है? प्रेजेंट्स द क्राइटेरिया फॉर गिविंग अ जजमेंट ऑफ जस्टिफिएबल और इन ऑक्यूपिशियस एंड इन ऑस्पिशियस। याद रखिएगा क्या कहता है कि यानी मानकीय और नीति शास्त्र क्या है? मानकीय और आदर्श मूलक विज्ञान है। मनुष्यों के आचरण पर या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके और फिर क्या करता है? इन कर्मों पर यानी उनके संबंध में, किसके संबंध में? ये जो ऐच्छिक कर्म आप अपनी इच्छा से जो कर्म करते हैं, उचित अनुचित यानी वो सही है या गलत है, अथवा शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा। और ये इस मापदंड के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा मानकों या आदर्शों की स्थापना करता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यानी आपने जो कर्म किया है वह देश काल परिस्थिति में किस प्रकार से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको मानव कल्याण वाली अवधारणा बताई थी। यानी कि एथिक्स की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ एथिक्स कि ये क्या है? स्टैंडर्ड एंड आइडियल साइंस है। स्टैंडर्ड यानी नॉर्मेटिव भी आप कह सकते हैं, नॉर्म्स बनाता है। कैसे? बाय इम्पार्शियली एंड सिस्टमेटिकली कंसीडरिंग ह्यूमन कंडक्ट और वॉलंटरी एक्शंस। याद रखिएगा, आपके आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष रूप से विचार करता है, किसी का पक्ष नहीं लेता। निष्पक्ष का मतलब देशकाल परिस्थिति में एकदम न्यूट्रल होकर के कि आपके कर्म का मूल्यांकन कितने लोगों का भला हुआ। याद रखिएगा ऐसा। प्रेजेंट्स द क्राइटेरिया फॉर गिविंग अ जजमेंट ऑफ जस्टिफिएबल और इन ऑक्यूपिशियस एंड इन ऑस्पिशियस। याद रखिएगा। तो शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए, यानी कि आपका काम शुभ था या अशुभ था, गुड था या बैड था, इसको आप इस वर्ड से भी समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करता है कि चलो भाई आपके कर्म को क्या करता है? शुभ अशुभ यानी जस्टिफिएबल और इन ऑक्यूपिशियस एंड इन ऑस्पिशियस। तो इसके साथ साथ वो क्या कहता है? इसके लिए एस्टेब्लिशेस सम कोर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स और आइडियल्स एज द बेसिस फॉर दिस डिसीजन। कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, ये एक हल्का सा ओवरव्यू रहा, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट टाइम में थोड़ा आप केयर करिएगा क्योंकि आपकी
लाइफ में, आपकी स्टडी में इतिहास रहा है, भूगोल रहा है, पॉलिटी रहा है, सब कुछ रहा है, बट एथिक्स एंड इंटीग्रिटी नहीं रहा। अब कोई अगर इसे फिलॉसफी कहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये फिलॉसफी नहीं है। एथिक्स, नीति शास्त्र, कुछ सिद्धांत, इसके अलावा इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, यूनिट 3, यूनिट 6, यूनिट 7 ये इंटीग्रिटी है, याद रखिएगा। उसके बाद एप्टीट्यूड यानी एटीट्यूड, यूनिट 2, यूनिट 3 एप्टीट्यूड और यूनिट 4 इमोशनल इंटेलिजेंस या साइकोलॉजी के टॉपिक हैं। तो प्लीज इसको पहली बात तो इस मिथ से बाहर निकलिएगा। धीरे धीरे आप काम करेंगे, हम लोग डीपली काम करेंगे, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगली चीज क्या है, जैसे अब क्या बोला गया, लास्ट में क्या आ गया कि आपके कर्मों का मूल्यांकन तो किया जाएगा, लेकिन कुछ मानक होंगे ना, स्टैंडर्ड होंगे, तभी तो बताया जाएगा ना कि इस स्टैंडर्ड पर आपका काम खराब है, इस स्टैंडर्ड पर आपका काम अच्छा है। अब वही है, यानी आधार पढ़ने जा रहे हैं। एथिक्स डिस्कस ह्यूमन एक्शंस एंड इट्स बेसिस, याद रखिएगा। नीति शास्त्र द्वारा मानवीय कर्मों का विवेचन और उसका बेस क्या है, याद रखिएगा। ह्यूमन एक्शंस एंड इट्स बेसिस। तो आइए चलते हैं, क्लियर है। एथिक्स, तो आइए क्या है, एथिक्स कंसीडर्स द मेरिट्स और डेमेरिट्स ऑफ दोज सेम डीड्स, याद रखिएगा। नीति शास्त्र मनुष्य के उन्हीं कर्मों के गुण अवगुणों या शुभ अशुभ पर विचार करता है, उन्हीं के, याद रखिएगा। विच अ मैन डज इन अ कंप्लीटली कॉन्शियस स्टेट एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, जिसे मनुष्य पूर्णतया सचेतन अवस्था में और बिना किसी बाह्य दबाव के करता है। जरा समझिएगा, यानी नीति शास्त्र क्या करता है, मनुष्य के उन्हीं कर्मों के, यानी जैसे मैं और आप कोई कर्म करते हैं, याद रखिएगा, तो वह सही है, गलत है, गुण और अवगुण उसका बताना, याद रखिएगा, तभी करता है जब मनुष्य पूर्णतया अपनी चेतना में, यानी अपनी चेतना में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मनुष्य जब अपनी चेतना के तहत कोई काम करता है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यानी कॉन्शियस स्टेट आप जब तक हैं, याद रखिएगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। अगर कोई बाहर से आपके ऊपर दबाव है तो नीति शास्त्र उस पर विचार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नीति शास्त्र तो ऐच्छिक होता है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे भी। दबाव क्या होता है? लॉ, रूल्स, रेगुलेशन। अगर एथिक्स को हम दबाव के बस, यानी अगर किसी ने मेरी सर पे पिस्टल लग गया और मैंने क्या किया कि मैंने उसकी सब बात मानी, सारे साइन कर दिए और सारा सरकारी धन लेकर के वो चला गया, तो कोई मुझे अनैतिक नहीं कहेगा। क्योंकि अनैतिक तब कहेगा जब मैं उस व्यक्ति के साथ मिल करके गलत करूं, तब मैं करप्शन में पकड़ा जाऊंगा, समाज भी अनैतिक कहेगा मुझे। लेकिन अगर बंदूक रख करके मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे काम करा लिया गया तो स्वाभाविक है वो क्या हो जाएगा, मेरी इच्छा नहीं है तो नीति शास्त्र, फिर वह विषय नीति शास्त्र से निकल करके वो लॉ, रूल्स और रेगुलेशन का विषय हो जाएगा। यह बारीकी जरा समझिएगा, ये समझ गए तो आप इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, अदरवाइज इसमें नंबर 130 से 40 भी आ सकते हैं और 70 भी आ सकते हैं। तो थोड़े थोड़े ये बाइफर्गेशन इश्यूज हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इसी चीज को समझाने के लिए, यानी एथिक्स कंसीडर द मेरिट्स और डेमेरिट्स ऑफ दोज सम डीड्स व्हिच अ मैन डज इन अ कंप्लीटली कंसाइंस स्टेट एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। तो याद रखिएगा, अब इसके लिए क्या है कि सिंपल सी, सामाजिक मनुष्य के कर्म दो प्रकार के, यानी क्या कह रहा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोशल ह्यूमन एक्शन, ऑप्शनल एंड इनवॉलंटरी। क्या है ये? क्या है? ऐच्छिक है। क्या है? सामाजिक मनुष्य के कर्म 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक अपनी इच्छा से, और क्या है, एक होता है अनैच्छिक, याद रखिएगा, जिसमें आपकी इच्छा ना हो। फिर यहां कहा गया है कि ह्यूमन वॉलंटरी एक्शन हैव 2 फॉर्म्स। मनुष्य के ऐच्छिक कर्म के 2 रूप होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्शियस कर्मा, सचेतन कर्म, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्टडिंग अ बुक डिपेंड्स ऑन हिज और हर ओन बेस। क्या है? अ स्टूडेंट, यानी जो कॉन्शियस कर्मा है, यानी सचेतन अवस्था में, कॉन्शियस माइंड होता है ना कि आपका माइंड सचेतन है, कॉन्शियस माइंड है। तो क्या कह रहे हैं? कॉन्शियस कर्मा when a student studying a book depends on his or her own wish, यानी एक विद्यार्थी द्वारा किताब का अध्ययन करना उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे आपका
इस टाइम मेरा लेक्चर करना और आपका सुनना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। दैट्स कॉल कौन सा, यानी कर्म ऑफ क्या है, आप अपने कॉन्शियस माइंड से अपना कर्म कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, याद रखिएगा। फिर इसके बाद मनुष्य ह्यूमन वॉलंटरी एक्शन हैव टू फॉर्म्स, पहला सेकंड प्रैक्टिकल कर्मा, प्रैक्टिकल यानी अभ्यास जन कर्मा, याद रखिएगा, यानी कि प्रैक्टिकल यानी कि रोज रोज आप करते हैं। जैसे करेज, करेज सभी के अंदर नहीं होता, करेज उसी के अंदर होता है जो बार बार करेज के काम यानी साहस के काम करता है। तो प्रैक्टिकल कर्मा, व्हेन अ पर्सन कीप्स डूइंग सम कर्मा कंटिन्यूअसली इट बिकम हिज हैबिट, याद रखिए। एग्जाम्पल ब्रेवरी, मनुष्य जब कुछ कर्मों को लगातार करता जाता है तो वह उसकी आदत बन जाती है। एग्जाम्पल बहादुरी, चोरी भी चोर रेगुलर करता है तब उसके अंदर चोरी की आदत डेवलप हो जाती है, यानी प्रैक्टिकल। तो यहां क्या कह रहा है, देयर आर टू मतलब ह्यूमन एक्शंस, क्या है, ह्यूमन वॉलंटरी एक्शंस हैव टू फॉर्म्स, कॉन्शियस कर्मा एंड प्रैक्टिकल कर्मा। फिर क्या कहा जा रहा है, पर याद रखिएगा अब ये हो गया आपका सचेतन और ये, बट बीइंग अ सोशल एनिमल देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और अपोजिशन बिटवीन द डिजायर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। मतलब क्या है भाई, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी होने के कारण विभिन्न मनुष्यों की इच्छाओं व उद्देश्यों में भेद या विरोध की स्थिति बन जाती है। बीइंग अ सोशल ह्यूमन, जैसे मान लीजिए यहां यह कहा गया है कि मान लीजिए क्या है कि अब एक छोटी सी जगह, मान लीजिए मेरा बोर्ड क्या है, एक छोटी सी जगह है। अब यहां पर पहले से 3 शॉपकीपर हैं जो अपनी तीन शॉपकीपर हैं जो अपनी दुकान लगा रहे हैं। अब ऐसे में 10 और आ जाएं यहीं पे, अब फिर क्या होगा, आप वो आपस में संघर्ष करने लग जाएं। क्या है, ऑब्वियस है कि जब 3 का हिस्सा छिनेगा तो संघर्ष होगा आपस में। तो ये यहां पर यही कहा गया कि जब आप सामाजिक प्राणी है तो हर इंसान, आप अगर लाभ कमाते हैं तो स्वाभाविक है 5 और लोगों की इच्छा हो सकती है कि मुझे भी लाभ मिलना चाहिए, वो भी आकर के लग गए तो आप उनको रोकना चाहेंगे या वो रुकना नहीं चाहेंगे, वो खुद ही आपको हटाना चाहेंगे। तो एक संघर्ष की स्थिति हमेशा रहती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बीइंग अ सोशल ह्यूमन वो कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ चाहता है। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण विभिन्न मनुष्यों की इच्छा व उसकी इच्छा डिजायर्स, उसके उद्देश्य में भेद होता है। अब जब भेद होता है तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। याद रखिएगा, बीइंग अ सोशल एनिमल देयर इज अ सिचुएशन, बीइंग अ सोशल एनिमल देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और अपोजिशन बिटवीन द डिजायर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। अब यह स्थिति हुई, फिर क्या होता है, ड्यू टू यानी इसके कारण से, ड्यू टू व्हिच अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। जब आपकी इच्छा में, यानी मेरी इच्छा कुछ है आपकी इच्छा कुछ है, तो क्या होगा, संघर्ष होगा कि नहीं होगा। और जब ये संघर्ष होगा तो फिर क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट, परिणाम क्या होगा, एज अ रिजल्ट सिस्टमैटिक एंड हार्मोनियस लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ड्यू टू व्हिच अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज, जिससे संघर्ष की स्थिति, क्योंकि मेरी इच्छा आपकी इच्छा, मेरी इच्छा आपकी इच्छा, फिर क्या होगा, संघर्ष। एज अ रिजल्ट सिस्टमेटिक एंड हार्मोनियस लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, फलतः व्यवस्थित व सामंजस्यपूर्ण जीवन कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, फलतः व्यवस्थित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन कठिन हो जाता है। याद रखिएगा, एज अ रिजल्ट। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से आपको चलने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में, याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में इन सच अ सिचुएशन, विच काइंड ऑफ सिचुएशन, किस प्रकार की स्थिति, याद रखिएगा, इन सच अ सिचुएशन, किसमें, जहां पर व्यवस्थित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन कठिन हो जाता है, सिस्टमैटिक एंड हार्मोनियस लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। हमारे पास रास्ता क्या है, हमारे पास रास्ता क्या है ऐसी स्थिति में, इसी कंडीशन में, इन सच अ सिचुएशन एथिक्स एस्टेब्लिशेस मोरल लॉ थ्रू इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स। ऐसी स्थिति में नीति शास्त्र अपने मूल सिद्धांतों एवं आदर्शों के द्वारा नैतिक नियम की स्थापना करता है। याद रखिएगा, फिर से, यानी जब संघर्ष हो गया परस्पर, याद रखिएगा, एक बार पूरा फिर से समझाता हूं,
मान लीजिए कि समाज में ढेर सारे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और हर इंसान की इच्छा है कि मुझे भी ये मिलना चाहिए। मान लीजिए एक तालाब है, एक पोंड है, तालाब है, और उसमें फिशरीज के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक अगर वहां मत्स्य पालन किया जाए तो मतलब एक लाभकारी स्थिति वहां पर कोई भी करे तो बन सकती है। और मान लीजिए एक लंबे टाइम से वह तालाब सूखा पड़ा हो, और वह तालाब किसी एक व्यक्ति की संपत्ति ना हो, अमूमन वो सामुदायिक संपत्ति हो। सामुदायिक का मतलब ऐसा नहीं कि सरकार की, सामुदायिक का मतलब कि 2-3 घरों के आगे हो। आप लोगों ने ऐसा गांव वगैरह में देखा भी होगा। और उसमें एक व्यक्ति ने इनिशिएट किया, उसकी सफाई करे और मत्स्य पालन स्टार्ट किया। 2 साल में उसको इनकम भी हुई और उसका नाम भी बना। अब इसके बाद क्या हुआ, 5-6 लोग और खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमारा भी चूंकि तालाब में पैतृक हिस्सा है तो हमें भी अब इसमें मत्स्य पालन करना है। अब क्या हो गया, क्या हो गया, मेरी इच्छा, मेरा उद्देश्य, मेरी लाभ की आकांक्षा आपस में टक्कर मार रहे हैं। अब क्या होगा, झगड़ा होने की संभावना, संघर्ष होने की संभावना। तो स्वाभाविक है, हम अगर सोसाइटी में रहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य क्या है, सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है, तो स्वाभाविक है आप ध्यान करें कि इस प्रकार की चीजें लगी रहेंगी। ऐसी परिस्थिति में अगर स्थिति खराब हो तो वैसे में कुछ तो एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एथिकल प्रिंसिपल्स, नैतिक सिद्धांत होने चाहिए जो उस परिस्थिति में, याद रखिएगा, उस परिस्थिति में जो सही हो वह करने के लिए आपको और हमको इंस्पायर कर सकें, याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन सच अ सिचुएशन एथिक्स एस्टेब्लिशेस मोरल लॉ थ्रू इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स। तो याद रखिएगा, तो अब हम कहां पहुंच गए, नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत एवं आदर्श। ये नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत और आदर्श क्या है, ये यही है, याद रखिएगा, क्या है, ये यही है, स्टैंडर्ड्स एंड आइडियल साइंस। यानी इसीलिए इसको मानकीय और आदर्श मूलक विज्ञान कहा जाता है। आपके कर्मों के लिए कुछ मानक बनाता है, आपका कर्म अच्छा है या बुरा है उनके लिए कुछ आदर्श बनाता है। यहां से हमने स्टार्ट किया था और कहां पहुंच गए, याद रखिएगा, कहां पहुंच गए, तो आप देख सकते हैं हम कहां पहुंच गए। फिर देखिए कुछ समझने के लिए नोट, एथिक्स डज नॉट कंसीडर इन वॉलंटरी एक्शंस दैट इज अ वर्क इन विच मैन इज नॉट फ्री। नीति शास्त्र अनैच्छिक कर्म पर, याद रखिएगा, यानी अपनी इच्छा से ना किए जाने वाले कर्म पर कोई भी निर्णय नहीं देगा। यानी वो ये नहीं कहेगा कि आपने देशकाल परिस्थिति में सही किया या गलत किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बस चला रहा है, उसका हार्ट फेल हो जाए और सारे पैसेंजर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए, उनको दिक्कत हो जाए, तो कोई भी उसे, यानी एथिक्स या कोई भी समाज में रहने वाला व्यक्ति क्या उस ड्राइवर को कहेगा बड़ा अनैतिक आदमी था, नहीं। अगर वो जानबूझ के शराब के नशे में टक्कर मारता, बस को पलटता, तो लोग कहते कि वह अनएथिकल है, अनैतिक था क्योंकि शराब पी के। और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात लोगों को सुननी पड़ती है कि इसने इतने लोगों को मार दिया शराब पी करके, इसके खानदान ने ऐसा वैसा। पर याद रखिएगा यहां अनैच्छिक, यानी कि हार्ट या छींक आ गई, यानी जिस क्रिया पर आपका कोई नियंत्रण ना हो वह नीति शास्त्र के विचार का विषय नहीं। इसका मतलब वो केवल मानव के जो कॉन्शियस माइंड से वो करता है उसी पर वो विचार करता है। तो ये नीति शास्त्र, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। उदाहरण बताया गया, एग्जाम्पल इसी को, किसको, याद रखेगा, इन वॉलंटरी एक्शंस, इफ अ पर्सन डज अ डीड ड्यू टू टेम्पटेशन, याद रखिएगा, यदि कोई मनुष्य प्रलोभन के कारण कोई कर्म करता है, एथिक्स नीदर कंसीडर्स इट एप्रोप्रिएट नॉर कंसीडर इट, तो नीति शास्त्र ना तो उसे उचित मानता है और ना ही उस पर विचार करता है। याद रखिएगा, बिकॉज देयर इज नो सेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन अ पर्सन व्हाइल डूइंग सच डीड्स। याद रखिएगा क्या है, क्योंकि ऐसे कर्म करते समय मनुष्य में प्रतिरोधकता का भाव नहीं होता है, यानी वो अपने मेन पर्सनालिटी में होता ही नहीं। याद रखिएगा। अब अगली चीज हमें ये देखना है कि व्हाई एथिक्स नीड्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नीति शास्त्र की प्रशासन में आवश्यकता क्यों पड़ी। व्हाई इज एथिक्स नीडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो नीति शास्त्र की प्रशासन में जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई, बताएं मुझे आप। तो आपने अभी देखा होगा यस बैंक, यानी कि निजी प्रशासन है ये।
तो हमें निजी और सार्वजनिक, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ पढ़ना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो। यस बैंक प्राइवेट बैंक था, कोलैप्स क्यों किया? क्योंकि एथिक्स नहीं था वहां। यानी वो लोग क्या करते थे, बिना बैंक की बैलेंस शीट को ध्यान में रखे हुए उन लोगों को ऋण दे रहे थे। यस बैंक के कपूर जो इसके प्रमोटर्स थे, यानी राणा कपूर, तो ये क्या करते थे, उन लोगों को ऋण, जैसे अनिल अंबानी, जैसे IL&FS, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, किंगफिशर जो है, जेट एयरवेज, इन लोगों को जो पहले से फ्लॉप हो चुके थे। तो याद रखिएगा, इसका मतलब था कि आपने बगैर बैलेंस शीट देखे और उस कारपोरेट को, उस सिस्टम को अपने ढंग से अपने परिवार की संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया। दैट्स, याद रखिएगा, नीडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नीति शास्त्र की प्रशासन में इसीलिए जरूरत पड़ी। ऐसे ही जेट एयरवेज का घोटाला, ऐसे करप्शन परसेप्शन ऑफ इंडेक्स, आप देखें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भारत की रैंकिंग कहां जा रही, क्यों जा रही? चूंकि वहां तो पूरे आंकड़े प्रशासन के आ रहे ना। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत कहां खड़ा हुआ, इसलिए नीति शास्त्र की प्रशासन में जरूरत पड़ी। यह पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको थोड़ा एक अलग प्रकार से कॉन्सेप्ट से समझते हैं। नीति शास्त्र की प्रशासन में आवश्यकता क्यों पड़ी? गवर्नेंस। गवर्नेंस को हम कैसे देख सकते हैं? व्हाट इज गवर्नेंस? अगर ऐसा सोचें तब और अच्छे से समझ पाएंगे। व्हाट इज गवर्नेंस के बाद हम ये समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, व्हाई इज एथिक्स नीडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हमें समझना होगा गवर्नेंस क्या है, तब इसके बाद हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे व्हाई इज एथिक्स नीडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो शासन और गवर्नेंस आपके सामने आप देख सकते हैं। गवर्नेंस क्या है? पॉलिसी विजन, यानी गवर्नेंस का काम क्या होता है, क्या करता है? पॉलिसी को विजुलाइज करता है, विजन, नीति की परिकल्पना करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, नीति का निर्माण करता है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, नीति का कार्यान्वयन करता है। दीज आर द 3 वर्क्स ऑफ गवर्नेंस मोस्टली। ठीक है, यानी क्या क्या है? यानी पॉलिसी को विजुलाइज, पॉलिसी का विजन बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, याद रखें। एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये तो हो गया शासन। अब ये जो पॉलिसी का विजनरी वाला पार्ट है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, तो इन तीनों को ही याद रखिएगा आगे कौन लेके जाता है। जैसे आप SDM हो जाएंगे, DSP हो जाएंगे, तो क्या होगा? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, फॉर्मुलेशन, इसके इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट को आप कनेक्ट करेंगे। और पॉलिसी कैसी बनती है, उसका स्वरूप कितना अच्छा होता है, इसका निर्धारण इंप्लीमेंटेशन यानी उसके क्रियान्वयन पर ही डिपेंड करता है। आप समझ गए होंगे। तो क्रियान्वयन वाले पार्ट में आप आएंगे, यानी कि जो पीसीएस की तैयारी करें, SDM और ये सब। तो याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नीतियों का क्रियान्वयन इसी के हाथ में है। क्यों? टू अचीव गुड गवर्नेंस, यानी गुड गवर्नेंस की प्राप्ति के लिए याद रखिएगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज जरूरी है। और यह काम एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जैसे आप SDM होंगे, DSP होंगे, BDO होंगे, आप करेंगे। तो अब अगर गुड गवर्नेंस चाहिए, याद रखिएगा क्या चाहिए? गुड गवर्नेंस चाहिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, यानी कि व्हाई इज एथिक्स नीडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लिखेंगे इसलिए बिकॉज गुड गवर्नेंस आपका टारगेट है। क्या है? गुड गवर्नेंस। अगर आपको गुड गवर्नेंस चाहिए तो आपको एथिक्स यानी नैतिकता को लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर नैतिकता नहीं होगी तो याद रखिएगा करप्शन, अभी आपने देखा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन होगा और उस करप्शन के कारण जो पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन है वो कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो हम गुड गवर्नेंस भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में देखते हैं, वह भी नहीं हमें मिल पाएंगे। याद रखिएगा। तो अब होता है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, याद रखिएगा। तो स्मार्टी ब्यूरोक्रेसी, एक स्मार्ट होता है, मैंने यहां आई अपनी तरफ से लगा दिया, स्मार्टी, याद रखिएगा। क्यों होना चाहिए स्मार्टी? नौकरशाही, टू स्टॉप मिस रूल्स, कुशासन को रोकने के लिए। टू एस्टेब्लिश गुड गवर्नेंस, सुशासन की स्थापना के लिए स्मार्ट नौकरशाही। और ये तभी होगी जब एथिक्स आएगा। याद रखिएगा,
जैसे आप एसडीएम हो जाए, आपके ऊपर कोई कितना भी स्थानीय बाहुबली नेता प्रेशर डाले मेरा काम करो, लेकिन आप ना करें, आप अडिग रहें। याद रखिएगा, जैसे कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करता थे, क्या उनके ऊपर अंग्रेजों ने कम दबाव बनाया होगा? लेकिन वो नहीं अडिग, मतलब वो अडिग रहे। वैसा ही पर्सनालिटी एथिक्स चाहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी जा रहा उसका भी हो। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब यहां पर स्मार्टी क्या है? एस, पहला है सिंपल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कैसा होना चाहिए? आप एसडीएम हो गए तो यहां ये कहा जा रहा है एसडीएम अगर हो गया तो सिंपल होना चाहिए। एम से उसका मोरल यानी नैतिक पक्ष मजबूत होना चाहिए। ए, अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। आर, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए यानी प्रतिक्रियाशील होना चाहिए। टी मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए यानी पारदर्शिता उसके अंदर होनी चाहिए। आई, उसके अंदर इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा का मूल्य होना चाहिए। यही स्मार्टी याद रखिएगा। अगर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में उनके अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा? वहां पर एथिक्स, याद रखिएगा, प्रवेश कर जाएगा। और जब एथिक्स प्रवेश करेगा तो उसका नाम हो जाएगा एथिकल गवर्नेंस। क्या हो जाएगा? एथिकल गवर्नेंस। याद रखिएगा, नैतिक शासन। तो नैतिक शासन की स्थापना हो जाएगी, इसीलिए नीति शास्त्र की आवश्यकता है। याद रखिएगा, क्लियर है? और एक चीज स्वाभाविक है, ये नैतिक शासन याद रखिएगा हमें प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे होगा, उसके क्या क्या प्लस माइनस देख सकते हैं। इफ द पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट आर टू बी फॉलोड प्रॉपरली, यदि शासन द्वारा निर्मित नीतियों का अनुपालन ठीक ढंग से करना है तो याद रखिएगा, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी यानी आप एसडीएम will have to work with the democratic values, लोकतांत्रिक मूल्य, and socio-economic and political justice and the spirit of freedom of faith, religious and worship। यानी प्रशासन, यदि शासन द्वारा निर्मित नीतियों का जो पॉलिसीज बनती, जैसे आयुष्मान भारत योजना, उसकी बातचीत हो रही है कि यानी अनुपालन, कि उसमें करप्शन ना हो, ठीक ढंग से काम करे। याद रखिएगा, तो प्रशासन यानी नौकरशाही को शासन की ओर से मिले कार्यों को प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय तथा विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की भावना से जुड़कर काम करना होगा। याद रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप एथिकल वैल्यूज आएंगे और वह क्या हो जाएगा? एथिकल गवर्नेंस हो जाएगा। याद रखिएगा, और गुड गवर्नेंस के टारगेट को हम प्राप्त करेंगे। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा क्यों होना चाहिए? बिकॉज टू अचीव द गोल्स डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑब्जेक्टिव, जो मैंने आपको बताया संविधान की प्रस्तावना में दिए गए गोल, की प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना। यह पॉइंट आप याद रखिएगा, जिससे संविधान की उद्देशिका में वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। दिस इज पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये कैसे पॉसिबल होगा? कंटेंट एकदम कनेक्टिंग है, समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द ब्यूरोक्रेट्स बिलीव इन द मोरल क्रेडेंशियल्स, वर्चूज एंड द वैल्यूज सजेस्टेड बाय एथिक्स। यह तभी संभव है जब नौकरशाह नीति शास्त्र द्वारा सुझाए गए नैतिक प्रत्ययों, सद्गुणों तथा मूल्यों पर विश्वास करे। याद रखिएगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द ब्यूरोक्रेट्स, यानी आप जैसे आप एसडीएम बनते, बिलीव इन द मोरल क्रेडेंशियल्स, नैतिक जो भी मूल्य होते हैं, जैसे सही है, सही क्या है, गलत क्या है, वर्चूज एंड वैल्यूज सजेस्टेड बाय एथिक्स, एथिक्स में जो बताए गए अगर उसका अनुपालन करते हैं तो अडॉप्ट इट विद एन इमोशनल अटैचमेंट टू वर्क कल्चर, वर्क प्रैक्टिसेस, उसे अपने कार्य संस्कृति, कार्य व्यवहार में एक भावनात्मक लगाव के साथ अपनाए। यानी ये नौकरशाह, जैसे आप एसडीएम होते हैं तो नीति शास्त्र जिन नैतिक प्रत्ययों, सद्गुणों, मूल्यों की बात करता है, उसे आप अपना वर्क कल्चर बना लें। सिंपल सी बात है, उसे अपनी कार्य संस्कृति का एक हिस्सा बना लें। तो यानी ये रहा पूरा टॉपिक। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिवीजन करा दूं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे ऐसे चलेंगे, आपको मजा आएगा। और आप डेली 7 AM एकदम फाइनल है क्लास रहनी है आपकी। तो नीति शास्त्र की परिभाषा के पहले हम लोगों ने
सबसे पहले क्या देखा, आज से हमने अपना पहला यूनिट स्टार्ट किया और इसके पहले जो बच्चे ये देख रहे हैं मैंने 3 लेक्चर और किए हैं और इन 3 लेक्चर में सिलेबस को एनालाइज किया गया है, यूपी पीसीएस के सिलेबस को। ठीक है, 3 पार्ट में मैंने वो किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहां से आज से हम लोगों ने यूनिट 1 पढ़ना स्टार्ट किया, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सबसे पहले हमने देखा वर्जिन ऑफ द टर्म एथिक्स, यानी नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति। याद रखिएगा, उत्पत्ति के बाद हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन एक निकाली, यानी किसकी, इसकी डेफिनेशन निकाली, परिभाषा। उसके बाद हमने इस परिभाषा के आधार पर यह बताया कि याद रखिएगा ह्यूमन एक्शन एंड इट्स बेसिस, यानी कि मानवीय कर्मों में नीति शास्त्र के आधार की तलाश की और हमने ये पूरा कंटेंट किया, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद हम लोगों ने अंत में नीति शास्त्र, व्हाई इज एथिक्स नीडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, नीति शास्त्र की प्रशासन में आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमने देखा और ये समझा, याद रखिएगा। अब इसके बाद इसके आगे की कहानी आपको ठीक अगले मतलब कल सुबह 7 बजे, यानी आपको एग्जैक्ट एथिक्स धीरे धीरे मेरे साथ चलते चलिए और शाम को 6 बजे मैं लाइव रहूंगा। शाम को 6 बजे 2 सेशन मेरे चलेंगे। आप एडमिशन के लिए अगर आप एथिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, याद रखिएगा बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, इसमें किसी को परेशान, ना हिंदी वाले को ना इंग्लिश वाले को, दोनों के नोट्स बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, कंफ्यूज होना नहीं है। हिंदी के नोट्स वर्ड क्लास, इंग्लिश के नोट्स वर्ड क्लास, दोनों अलग अलग, इसलिए आपको किसी प्रकार से परेशान होने की मेरी क्लास में आवश्यकता नहीं है, दोनों सेपरेट। यहीं देखिए यूट्यूब पे बोल रहा हूं, वर्ड क्लास आप कंपेयर करिए पूरी इंडिया में किसी भी टीचर के कंटेंट से, उसके बाद फिर मेरे से मतलब अटैच करिएगा, सबसे बेस्ट होगा। याद रखिएगा एथिक्स तो कम से कम आप अगर इलाहाबाद में हैं और कहां हैं तो वहां आप नोट्स मेरे, उसकी कीमत क्या आप खुद पता लगा सकते हैं कितना अच्छा वो। आप एडमिशन के लिए इसके लाइव कोड के साथ इस नंबर पर कॉल करें, याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट, याद रखिए।